गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज की जो क्लास रहने वाली है वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 रहने वाला है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अनुवांशिकता एवं जैव विकास की। अनुवांशिकता एवं जैव विकास का आज का हमारा सेशन रहने वाला है। आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए, अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए बच्चों, आज की इस क्लास को शुरू कर लेते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो यहां पर फर्स्ट हमारे सामने रहने वाला है अनुवांशिकता। अनुवांशिकता क्या होती है या अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी एक ऐसा चरण होता है जिसे वंश की गति भी बोल सकते हैं या वंशानुक्रम भी बोल सकते हैं, जिसमें कुछ गुण होते हैं जो हमारी पिछली वाली पीढ़ियों से हमें प्राप्त होते हैं। वंश इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे अनुवांशिकता के अंदर पहले हमारे जो स्पेसीज थे, या हम जैसे पहले बंदर थे, बंदर से धीरे धीरे हमारा विकास होता गया, आदि मानव से सभ्य मानव से आज के मानव में काफी स्मार्ट मानव के अंदर हम धीरे धीरे ट्रांसफर हुए हैं। तो ये जो वंशानुगत में जो चलता आ रहा क्रम है, इस क्रम को क्या कहा जाता है? वंशानुक्रम। तो आज हम बात करने वाले हैं वंशानुगता की। तो आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। यहां पर क्या आता है? यहां ऑप्शन आ रहा है बच्चों, यहां अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या होता है? जो अनुवंश में या वंशानुगत में या वंश की जो गति रहती है उसमें जो क्रम होता है उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी को दो भागों में यहां बांटा गया है, अनुवांशिकता या वंशागति, और यहां पर आता है विविधता। अब अनुवांशिकता या वंश की जो गति है जिसे वंशागति कहा गया है, विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना, यानी किसी भी वंश का आगे बढ़ना वंशानुगति कहलाता है। वहीं विभिन्नताएं, ये जनक और संतति के लक्षण की असमानताओं की व्यवस्था होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब कोई वंशानुगत जो क्रम चलता आ रहा है, यह वंशानुगत क्रम में आप कोशिकाओं में विभाजन हो जाता है। जैसे अगर मेरी शकल है तो मेरे पप्पा की शकल से चेंजेज है, मेरे बच्चे की शकल अलग होगी, उसके बच्चे की शकल अलग होगी, मेरे दादा की शकल अलग होगी। अगर सभी का फेस सेम टू सेम रह जाए तो ये भी मेघराज है, वो भी मेघराज है, वो भी मेघराज है, वो भी मेघराज है। कल से तो आप नरेंद्र मोदी को भी मेघराज समझने लग जाओगे, मुकेश अंबानी को भी वही समझने लग जाओगे। इसीलिए इन सभी के फेस में इनकी जो कुछ गुण होते हैं उनमें चेंजेज हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं यहां पर बच्चों इसकी। तो इसमें आपको क्या देखिए, यहां पर आप देखते हैं यहां आता है शरीर की कोशिका में विभिन्नताएं। अब मैंने आपको समझा है जो हमारा शरीर है इसकी कोशिकाओं में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, क्योंकि हमारा शरीर एज इट इज एक जैसा नहीं रहेगा। अगर सभी का शरीर एक जैसा ही रहेगा तो फिर हमें उसको पहचानना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये व्यक्ति भी एक जैसा है, ये व्यक्ति भी एक जैसा है, ये व्यक्ति भी एक जैसा है, तो हम किसी भी व्यक्ति को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए उनके शारीरिक कोशिकाओं में विभिन्नताएं पाई जाती है। ये शारीरिक कोशिका में आती है। एक ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण नहीं होती है। जो कोशिकाएं, जो विभिन्नताएं आई हैं, अगर आज मेरी शकल ऐसी तो ये मेरा जो बच्चा होगा या मेरे पिताजी की शकल मेरी शकल से बिल्कुल मैच नहीं होगी। हाँ, गुणसूत्र मिलते हैं, कुछ गुण हमें मिलेंगे वंशानुगत में तो वो मिलते हैं, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज हमें नहीं मिलते हैं। इसमें अगली पीढ़ी के स्थानांतरण नहीं होते हैं और ये जैव विकास में सहायक नहीं होते हैं, और इन्हें क्या कहा जाता है? उपार्जित लक्षण कहा जाता है। उदाहरण के लिए कानों में छेद का रहना, कुत्तों में पूंछ का रहना, ये शारीरिक इन्होंने बताए हैं। यहां पर हम बात करते हैं जनक कोशिका में विभिन्नता। अब जनक की कोशिका में विभिन्नता की अगर हम बात करें तो सभी के जो जनक हैं, यानी जो मेरे पिताजी हैं, उनकी मेरे से शकल मैच नहीं होगी, मेरे से मेरे बच्चे की शकल मैच नहीं होगी, उससे उसके बच्चे की शकल मैच नहीं होगी, मेरे पिताजी से मेरे दादाजी की शकल मैच नहीं होगी। तो ये क्या है? जनक में जो जनन में विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। तो ये जनन कोशिका में होती है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, कुछ जैव विकास में सहायक होते हैं और कुछ लक्षण हमें, यानी कुछ ये इनको अनुवांशिक लक्षण भी कहते हैं, जो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इसमें वो लक्षण आते हैं जैसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया तो वो क्या होता है, अपने पिताजी से हमें मिलता है। आजकल जैसे शुगर की हम बोलते हैं, डायबिटीज की, तो किसी के पिताजी का डायबिटीज, उसके बेटे का डायबिटीज हो जाती है, उसके दादाजी के। तो ऐसे भी डॉक्टर भी यह कहते हैं कि आपके फैमिली में, आपके मम्मी पापा की फैमिली में, आपकी
फैमिली में किसी के कभी डायबिटीज था तो शायद आपके भी है। तो वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें देखने को मिलता है। जिस प्रकार मानव में बालों का रंग, शरीर की लंबाई, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जनन कोशिका में विभिन्नताएं देखने को मिलती है। अब बात करते हैं बच्चों जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जनन में कौन कौन सी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो पेड़ों में होता है जिसमें वह स्वयं ही जनन करके एक नया जीव को उत्पन्न करते हैं। अलैंगिक जनन में दो युग्मों की या दो प्रोडक्ट की, दो चीजों की जरूरत पड़ती है, नर और मादा की, उसके बाद में लैंगिक जन्म ये होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं इसमें क्या है, विभिन्नताएं कम होती है। अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं कम होती है क्योंकि सेम टू सेम रहते हैं। और इसमें क्या है, डीएनए की जो प्रतिकृति के समय न्यूनतम त्रुटियां, जो बहुत कम न्यूनतम त्रुटियों के कारण उत्पन्न हो जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की अगर हम बात करें, इसमें विभिन्नताएं अपेक्षाकृत अधिक होती है। अलैंगिक जनन से लैंगिक जनन में विभिन्नताएं ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें नर और मादा के मिलने से, XX मिलने से, XY मिलने से कभी लड़की तो कभी लड़का कुछ भी पैदा हो सकता है। ये फिक्स नहीं है कि लड़की ही हो या लड़का ही हो। तो ये एक विभिन्नता यहां देखने को मिलती है। इसमें क्रॉस संस्करण के द्वारा गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में, यहां पर मैंने आपको बताया वही विभाजन हमें यहां पर देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहां पर बच्चों हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या है, विभिन्नताओं के लाभ। अब जो विभिन्नताएं आई है, जो विभिन्नताएं हुई है, उनके लाभ क्या है। एक यहां पर फर्स्ट लाभ क्या बताया है, प्रकृति की विभिन्नताओं के आधार पर विभिन्नता जीवों में भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ होते हैं, जिसमें उष्णता के सहन करने की क्षमता, जीवाणु में जो जीवाणु होते हैं उनमें अधिक गर्मी से बचने के लिए, और पर्यावरण कारकों का उत्तम परिवर्तन का चयन है जैव प्रक्रम, जो कि यहाँ पर जैव विकास प्रक्रम के आधार पर है, जिसमें स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णफाली और मानव संपिष्ट में पाए जाने वाले दो व्रत यहां पर हैं। मेडल ने एक मेडल थे, उन्होंने एक रिसर्च करी थी किसके ऊपर, मटर के ऊपर। तो मटर के ऊपर जब उन्होंने रिसर्च करी तो उसके जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों को यहां पर दर्शाया गया है कि किस टाइप से मेडल के जो परिवर्तन योगदान रहा वो किस प्रकार से रहा। तो मेडल ने वंशागति के कुछ नियम प्रस्तुत किए हैं। मेडल की वंशानुकीकी में जनक के नाम से जाना जाता है। मेडल को वंशानुकीकी के जनक के नाम से जाना जाता है, यानी फाउंडर ऑफ, इसके बारे में मेडल को जाना जाता है। मेडल ने मटर के पौधे के ऊपर उन्होंने एक रिसर्च करी है, जो किस टाइप से है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर इसमें यहां बताया गया है लक्षण, और यहां बताए गए हैं प्रभावी विशेषक, यानी प्रभावी विशेषक के ध्यान में यहां पर किया, और ये अप्रभावी विशेषक में हुआ। इसमें जो बीज का आकार था वो पहले गोल था, और बाद में वो अगर उसको ध्यान से किया तो वो गोल रहा, और इधर अप्रभावी विशेषक में वो किसमें हो गया, यहां पर झुर्रीदार हो गया। वहीं बीज का जो रंग था यहाँ पीला था, और इधर क्या हो गया, हरा। इधर अगर फूल का जो रंग था वो किसमें, बैंगनी कलर में था, इधर सफेद रंग का यहां पर फूल का कलर हो गया। वहीं फली का जो फली है, मटर की फली, उसका हम देखें तो ये एक फूली हुई फली के रूप में बना, विशेषज्ञ के रूप में हुआ। और जब विशेषज्ञ नहीं रहे, अप्रशिक्षित हुआ, तो वहां पर वो मटर है वो सुखड़ी हुई पैदा हुई। इसके बाद में यहां पर बच्चों, इसके बाद में फली का जो रंग है वो हरा रहा विशेषज्ञ तौर पे, और जहां पर अविशेषज्ञ तौर पे वो पीले कलर में पड़ गई। और पौधे की जो स्थिति थी वो ऐसे ही रही, यानी अक्षय ही रही, और इधर यंत्र हो गई। और नीचे हम देखें तो यहां पर जो विशेषज्ञ में पौधा था उसकी लंबा, यानी वो लंबा पौधा पैदा हुआ, और ये पौधा यहां पर बौना रह गया। तो यह कुछ इस प्रकार मेडल द्वारा मटर के पौधे पर परीक्षण किया गया। इसको इन्होंने नीचे इस टाइप से समझाया है, मैं आपको दिखाता हूं कि मेडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया। क्योंकि मटर का जो पौधा होता है, एक तो ये पौधा होता है स्वह परागण होता है, और इसको आप पर परागण भी कर सकते हैं। स्वह परागण और पर परागण, इसलिए इसमें किसी व्यक्ति की जरूरत पड़े और ना पड़े, क्योंकि अगर हम कोई व्यक्ति उस चीज को ध्यान से उगा रहा है और वो कुछ पौधा ऑटोमेटिक उग रहा है, तो दोनों में ही परीक्षण जब किया जाएगा। इसीलिए ये पौधा एक तो स्वह परागण होता है और एक पर परागण होता है। यहां पर मेडल ने क्या लिया, मटर के पौधे में
विपर्यासी विकल्प लक्षण में स्थूल रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये आप छोटे छोटे रूप में इनके जो भी परिवर्तन है उनको देख सकते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इसका जीवन काल बहुत छोटा होता है, क्योंकि बहुत कम समय में ये एक पौधा बनकर रेडी हो जाता है। और सामान्यता मैंने आपको बताया है ये स्वः परागण भी होते हैं और कृत्रिम तरीके से पर परागण रूप से भी किया जा सकता है, यानी स्वयं भी उग जाते हैं और कृत्रिम रूप से भी उगाया जा सकता है। इसलिए और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बना देता है, यानी जो एक ही फली बनती है उसमें अनेक बीज को ये बना देता है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं, मेडल ने जो अध्ययन किया है वो 7 क्रम में यहां पर हुआ है। तने की जो ऊंचाई थी उसमें क्या हुआ कि जो तना था उसका अगर ये ध्यान से कृत्रिम रूप से उगाया गया, प्रशिक्षण में उगाया गया तो तना लंबा रहा, और बिना उसमें उगाया गया तो तना बौना रह गया। उसी के साथ क्या हुआ, फूल का रंग बैंगनी कलर में रह गया, क्योंकि जब वो ध्यान से या उसको प्रशिक्षित रूप से उगाया गया, और बिना प्रशिक्षित में वो सफेद पड़ गया। वही स्थिति में अक्षयी और सत्य हो गया। फली का जो आकार है वो अगर आप उसको ध्यान से उगाते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, तो वो फूली हुई फली हुई, इधर सुखड़ी हुई फली यहाँ पर आई है। और फली का जो रंग था वो पहले हरा था, इधर पीला आया। फली का जो बीज था इधर गोल था, इधर मुरझाया हुआ आया। और फली जो बीज का रंग है वो पीला था और इधर हरा आया। यहां पर यह मेडल द्वारा परीक्षण किया गया। इसको कुछ इस टाइप से यहां पर किया जाता है, जिसमें एकल संस्करण। अब एकल संकरण क्या होता है, एकल संकरण के अंदर क्या होता है, इसमें क्या मोनो हाइब्रिड है, इसमें मोनो हाइब्रिड है, और आजकल हाइब्रिड पौधे आपने देखे होंगे। तो मटर के जब दो पौधों को एक जोड़ी, जब उन दोनों को उनका हाइब्रिड कराया गया, तो इसमें क्या होता है, मटर के दो पौधों को एक जोड़ी विकल्प लक्षणों के माध्यम से क्रॉस संकरण में एकल क्रॉस संक्रमण कहा जाता है, जिसमें लंबे पौधे तथा बोने पौधे के मध्य में संकरण कराया गया। अब इसमें क्या होता है बच्चों, यहां पर आता है एकल संकरण। इसमें लंबे पौधों को यहां डबल टी कैपिटल टी से दर्शाया गया, और जो बोने पौधे से उनको स्मॉल टी से यहां पर दर्शाया गया। इसके बाद में क्या आया कि यहां पर जो पौधे यहां पर जो बन के आए, क्योंकि यहां पर 2 कैपिटल पौधे थे, यानी 2 लंबे पौधे थे, 2 बोने पौधे थे। इसके बाद में जब बच्चों इसमें क्या हुआ, अगर मैं आपको इसको यहां से रिमूव करके मैं आपको बताऊं, जब एक कैपिटल यानी जब बड़ा पौधा का छोटे पौधे के साथ जब यहां पर क्रॉस कनेक्शन कराया जाता है, उनको हाइब्रिड के मदद से उगाया जाता है, तो वो जो पौधा हुआ वो भी बड़ा हुआ। यानी जब लंबे पौधे के साथ छोटे पौधे को मिक्स करके उगाया गया तो वो पौधा भी लंबा पैदा हुआ। वही यही वही प्रक्रिया, ये भी वही प्रक्रिया, ये भी वही प्रक्रिया, क्योंकि सभी पौधे यहां पर लंबे पैदा हुए। वहीं हम बात करते हैं, ये इनकी केवल और केवल फर्स्ट थी, फर्स्ट जनरेशन में पौधों को क्रॉस कनेक्शन कराया गया। अब जब क्रॉस कनेक्शन इनकी नेक्स्ट जनरेशन में हुआ, जिसमें जो लंबे पौधे थे बच्चों, जब उनका क्रॉस कनेक्शन हुआ तो उसमें क्या हुआ, यहां पर क्योंकि ये एक तो बोना पौधा और छोटे पौधे दोनों को मिलकर बना था लंबा पौधा। अब छोटे पौधे और बोने पौधे दोनों को मिलकर जो लंबे पौधे बने थे, उसमें एक लंबा पौधा बना, फिर लंबा पौधा, फिर लंबा पौधा, लेकिन एक बोना पौधा बना। ये क्यों बना, क्योंकि जब इनमें कुछ गुणसूत्रियां मिलते हैं तो कुछ व्यक्ति बड़े बड़े बन जाते हैं तो कुछ छोटे भी रह जाते हैं। तो यहां पर बना। इसका जब अवलोकन हुआ तो कुछ इस टाइप से अवलोकन रहा है कि प्रथम संतृप्ति में यानी F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे बनकर रेडी हुए, लेकिन जो F2 पीढ़ी आई, सेकंड जनरेशन जब इनकी आई, तो इसमें 3:4 रहा। यानी कि यहां पर 3:4, इसलिए 3 पौधे तो यहां पर बन गए, कैपिटल हो गए, लेकिन एक जो 1:4 ये पौधा रहा, यानी एक सिंगल एक पौधा यहां पर कैसा रह गया, बोना रह गया। अब जब जीनोटोपी आई यानी सेकंड जनरेशन में, तो 3 अनुपात यानी 3 पौधे लंबे, एक पौधा बोना रह गया। और ये कुछ इस टाइप से यहां पर इन्होंने समझाया हुआ है। निष्कर्षण यह आया कि डबल टी यानी 2 लंबे पौधे वे एक लंबा और छोटा पौधा मिलकर पौधे लंबे होते हैं। यद्यपि जब दोनों ही स्मॉल टी, जब दोनों ही बोने बोने पौधे मिलते हैं तो एक बोना पौधा पैदा होता है। यही टी की यानी एक लंबा पौधे की जो प्रति पौधा लंबा बनाने के पर्याप्त होता है, जबकि बोना पौधा एक टी यानी अपने हिस्सा, जब कोई लंबा पौधा रहेगा वो व्यक्ति को लंबा बनाने का काम करेगा और छोटा पौधा छोटा बनाने का काम करेगा। इसलिए एक कहावत है, अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सुनार का कचरा भी बनिए के बादाम से महंगा होता है। क्योंकि उस कचरे में की भी जो वैल्यू है वो काफी अच्छी रहती है। अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति के साथ, जिसके पास गुणसूत्र अच्छे हैं, जिसके पास नॉलेज अच्छी है, आप अच्छे व्यक्तियों के साथ जब उठेंगे, बातचीत करेंगे, तो आपके पास आपका व्यक्तित्व डेवलप होगा, आपको नॉलेज भी बढ़ेगी।
वैसा ही यहां पर हुआ, ये एक हाइब्रिड का यहां प्रोसेस किया गया जो आपने यहां पर देखा। अब लास्ट हमारे सामने यहां पर बच्चों क्या आया, द्विसंकरण या द्विविकल्प संकरण कैसे हुआ, ये इस टाइप से दर्शाया गया है, जिसमें मटर के दो पौधों को दो जोड़ी, पहले सिंगल जोड़ी, अब दो जोड़ी पौधों के बीच में क्रॉस कनेक्शन कराया गया। तो कुछ क्रॉस कनेक्शन इस टाइप से हुआ, यहां पर कुछ इस टाइप से बनकर रेडी हुए हैं। ये इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर यहाँ गोल पीले वाले तो 9 पौधे बने, इसके बाद में 3 गोल हरे बने और झाड़ीदार जो झुर्रीदार होते हैं वो 3 बने, और हरी झुर्रीदार हरा वाला पौधा केवल 1 बना। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर क्रॉस कनेक्शन हुआ जो आपको यहाँ पर दर्शाया जाता है F2PD में, जिसमें गोल पीले बीज 9 रहे, इसके बाद में गोल हरे बीज 3 रहे, और झुर्रीदार पीले बीज 3 रहे, और झुर्रीदार हरा बीज 1 रहा। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों का जब हम स्वतंत्र वंशाणुगति होती है तो कुछ इस टाइप से होती है जो आज आपने इसमें देखा। यहां पर बच्चों लक्षणों को हम देखते हैं कि लक्षण अपने और अपने आप को किस प्रकार से यहां पर प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार से व्यक्त करते हैं वो देखते हैं। कोशिका के डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल जिसकी मदद से हम किसी भी चीज का डीएनए को चेक करते हैं ताकि ये इससे मैच है नहीं है, कितने चेंजेज है, क्या है क्या नहीं है। अपने सीआईडी नाटक में और काफी मूवीज में इसको देखा होगा कि डीएनए चेक करके बताओ, किसी का बाल से डीएनए चेक करते हैं, किसी का कैसे करते हैं, तो डीएनए की मदद की ली जाती है। यहां पर क्या होता है, डीएनए जो कोशिका के डीएनए थे वो जीन, डीएनए किसी भी संरचनात्मक कार्य की इकाई होता है जीन, और यह सूचनाएं प्राप्त करता है और प्रोटीन का यहां पर संश्लेषण करता है। अब यहां पर क्या आया, प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है जिसे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स कहा जाता है। जिसमें जो जीन टी था, जो लंबा वाला पौधा था, उसका एंजाइम की क्षमता से कार्य करता था, वो अपनी क्षमता से कार्य करता था और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन बनाता था, इसीलिए ये पौधे लंबे बनते थे। कोई छोटा पौधा भी उसके साथ बनता है तो वो पौधा भी लंबा बनकर रेडी होता है। वहीं जो जीन टी था जो कि अप्रभावी लक्षण था, उसके अंदर प्रभावी लक्षण नहीं थे, तो वो एंजाइम क्या कम कार्य करते थे, उसके एंजाइम वो अपर्याप्त हार्मोन बनाता था, इसीलिए पौधे उसके बौने रह जाते थे। लेकिन जो प्रभावी लक्षण थे वो अगर कमजोर व्यक्ति है तो उसको भी अपने साथ हाई फाई उठा सकता था। इसीलिए जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ में रहेंगे तो आपके पास भले ही गुण ना हो, लेकिन अच्छे व्यक्तियों के साथ जब डेली आप बैठेंगे, डेली आप उनसे बातचीत करेंगे तो धीरे 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 आपके गुणों में भी वृद्धि होने लग जाएगी। कुछ इस टाइप से यहां पर हमें देखने को मिला। अब बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे लिंग निर्धारण की। लिंग का निर्धारण कैसे होता है, कैसे स्त्री और पुरुष में लिंग निर्धारण होता है, वो नेक्स्ट सेशन के अंदर बात की जाएगी। आई होप बच्चों आज की ये क्लास आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.